Hello everyone, welcome to my YouTube channel SD Nursing Classes and Exam Preparation. कैसे हैं सब? I think all are doing good. So आज फिर से हम यहाँ पे नए सीरीज ऑफ MCQ सेक्शन में पहुँचे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक. To start the topic. So again we are here for MSN plus other subject. 6 to 7 subjects. ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा मुझे आई थिंक वीकली 3 to 4 टाइम लेना चाहिए. देन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी एंड मिडवाइफरी, इन लोग को 2 क्लास एंड 1 क्लास फॉर नॉन नर्सिंग, ऐसे करके मैं डिवाइड करूँगी अभी इसको अच्छे से, ताकि इसका क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत सारे सब्जेक्ट है. MSN प्लस 6 सब्जेक्ट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, आपका साइकेट्रिक ड्रग्स, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग इज कमिंग हियर, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. सो again I am taking the MSN classes here, and yes, this is the series number 6. We are here of series number 6 MCQ sections. MCQ section for all, सबके लिए है ये, not only for NORCET and RRB, everyone who are preparing for entrance exam and who are preparing and who are going to prepare, for everyone this MCQ series I have started, मैंने शुरू किया है. And I promised you that yes, 6 years MCQs I'm gonna complete within 3 months. So stay tuned with me, मेरे साथ बने रहिए. For this MCQ sections freely I am giving you the MCQ section series with explanations. So आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको बेनिफिशियल हो सके. एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ और बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए. उसके रिलेटिव कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, उसके रिलेटिव क्वेश्चन या ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन कैसे होगा वो भी मैं बता रही हूँ. सो स्टे ट्यून विथ मी. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नीडल स्टिक इंजुरी कैन रिजल्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. देखो, नीडल स्टिक मीन्स जब हम किसी को प्रिक कर रहे हैं और ब्लड ले रहे हैं या प्रिक कर रहे हैं, उसी समय अगर ब्लड आ गया, ब्लड आपके शरीर में लग गया पेशेंट का, तो उसके वजह से क्या इंजुरी हो सकती है. इसमें सब में जो है क्या बोला, नीडल स्टिक इंजुरी कैन रिजल्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, सब में होगा, किसको छोड़ के. इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. देखो, needle prick injury, that will be a wound because of needle prick. ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है कि जो नर्स जो है, जो ले भी रही है, अगर प्रिक कर रही है या ब्लड, शी इज टेकिंग ब्लड फ्रॉम द पेशेंट, सो बोथ आर having chances to get infection. So here what happened, needle prick injury, कभी कभी ये एक वुंड का रूप, घाव हो जाता है, वुंड का रूप ले लेता है, और फिर ये क्या करता है, इन्फेक्शन होने लग जाता है. सो उस इन्फेक्शन में क्या क्या आएगा आपका, HIV. दिस इज अ नीडल ट्रिक इंजुरी, HIV है ना. सेकेंड है आपका हेपाटाइटिस V वायरस. थर्ड है आपका हेपाटाइटिस C वायरस. एंड D इज व्हाट, मलेरिया. सो these 3 are what, they are the viral, means they are, we can get this one by needle prick. जब हम prick हो गया है और उसमें because of blood या because of fluid,
सो कुछ भी अगर अंदर चला गया इन्फेक्टेड वन, सो हमको क्या होगा, ये सब बीमारी, ये सब बीमारी होने का चांसेस रहेगा। HIV है ना, हेपाटाइटिस बी वायरस, देन HCV हेपाटाइटिस C वायरस, ये सब चीज़ें, ये सब क्या है, हेपाटाइटिस मीन्स दिस इज HIV एड्स के लिए होता है, HBV SCV मीन्स बिकॉज ऑफ लिवर इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, हेपाटाइटिस के लिए। एंड मलेरिया इज व्हाट, दैट इज फॉर एनाफेलस मस्किटो बाइट्स। सो एक्सेप्ट कौन सा है, ये सारी चीज जो है, नीडल स्टिक इंजुरी कैन रिजल्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ये सब में हो सकता है, HIV HBV एंड SCV एक्सेप्ट मलेरिया। सो मलेरिया इज द करेक्ट आंसर। उसमें क्या है, बिकॉज ऑफ नीडल प्रिक के वजह से, ऊंट के वजह से नहीं होता है, वो होता है आपका मस्क्यूटो बाइट्स, मस्क्यूटो बाइट्स की वजह से होता है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट इज ये देखो ऐसे भी आता है क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन इमेज, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा बड़ा करती हूँ, देखो इसको, ऑटोस्कोप, टोनोमीटर, ऑप्थाल्मोस्कोप और नन, कौन सा है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, देखो दिस इज ऑटोस्कोप। ठीक है, एग्जामाइन द इनर ईयर। ठीक है, ईयर एग्जामिनेशन के लिए ऑटोस्कोप यूज किया जाता है। सेकेंड है आपका टोनोमीटर, दिस इज फॉर आई। ऑप्थाल्मोस्कोप, ये भी आई के लिए है। सो टोनोमीटर और ऑप्थाल्मोस्कोप जो है, दिस इज आई एग्जामिनेशन के लिए है, आई, एंड दिस इज आल्सो आई एग्जामिनेशन के लिए है। ओके ठीक है, ये दोनों जो है ये आई के लिए है। टोनोमीटर जो है, एग्जामाइन द इंट्राक्यूलर प्रेशर। ठीक है, IOP। ऑक्यूलर प्रेशर। एंड ऑप्थाल्मोस्कोप जो है वो क्यों यूज होता है, एग्जामाइन द रेटिना, मीन्स एग्जामाइन द फंडस। ओके, और टोनोमीटर स्पेशली यूज होता है आपका ग्लूकोमा के लिए, ग्लूकोमा अगर है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है। और ऑप्थाल्मोस्कोप जो है पूरा आपका इनर आई का जो भी है, रेटिना हो गया, आपका ऑप्टिक नर्व हो गया, ठीक है, इनर आई पूरा, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, दीज ऑल के लिए देखो यहाँ पे पिक्चर में। ठीक है, दिस इज टोनोमीटर। ठीक है, ये है आपका, ये जो है आपका टोनोमीटर है, स्पेशली ग्लूकोमा का डिटेक्शन करने के लिए होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर देखने के लिए। और ये है आपका ऑप्थाल्मोस्कोप। थोड़ा बहुत ये उसके जैसे दिख रहा है ऑटोस्कोप जैसे, बट दिस इज ऑप्थाल्मोस्कोप। ठीक है, इसमें क्या है, एक लाइट अटैच रहता है टॉर्च की तरह। दिस लुक लाइक दिस, एक्चुअली दिस इज ऑटोस्कोप। थोड़ा सा ऑप्थाल्मोस्कोप जैसे दिख रहा है, बट इसका जो सामने का जो है ना, थोड़ा लार्ज है, लार्ज है। ठीक है, ये जो मशीन है ये ऑप्थाल्मो पूरा शार्प है। ओके, शार्प रहता है। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन आता है सिनारियो बेस, मीन्स पिक्चर दिखा के कौन सा क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज द आंसर। एंड नेक्स्ट,
दिस सोल्यूशन यूज्ड इन हॉस्पिटल आफ्टर हाउ मेनी डेज यू विल चेंज दिस सोल्यूशन। देखो ये सब हम रखते हैं ना हॉस्पिटल में, सारे डिसइंफेक्शन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, सारे आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब हम रखते हैं। तो ये जो सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन है और उसको कितना दिन तक हम रखते हैं, ये सारी चीज़ जो है, एंडोस्कोप हो गया, सर्जिकल ओटी इंस्ट्रूमेंट हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ों को हम ऐसे रखते हैं एक सोल्यूशन में, जो कि थोड़ा सा मीन्स ग्रीन एंड येलो दिखता है, ग्रीनिश येलो कॉम्बिनेशन थोड़ा दिखता है, जो कि बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। ओके, जिसको पूरी जो हमारा जो सारी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ओटी इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, सारी सर्जिकल टूल्स, एंडोस्कोप, ये सारी चीज़ हम रखते हैं उसमें कुछ दिन तक। उसके बाद उसका एक टाइम लिमिट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उस सोल्यूशन को हम चेंज करते हैं। उस सोल्यूशन को बोलते क्या है, क्या सोल्यूशन है, हाईली डिसइंफेक्टेंट है, बताओ। सिडेक्स, ठीक है, ये एक सोल्यूशन आता है, देखो इसमें मैं दिखा रही हूँ, ये है, ऐसे डब्बा में आता है बड़ा सा, सिडेक्स सोल्यूशन, ठीक है। जो कि ग्लूटरल एल्डिहाइड उसका नाम है। ग्लूटरल एल्डिहाइड, ये जो है कैसे दिखता है, ग्रीनिश येलो दिखता है ना, और ये जो है हाईली डिसइंफेक्टेंट है, हाईली। डिसइंफेक्ट द टूल्स, मेडिकल टूल्स मीन सर्जिकल टूल्स के लिए यूज़ होता है। ग्लूटरल एल्डिहाइड, दैट सिडेक्स नाम से ऐसे आता है ये। सो ये जो सोल्यूशन है मीन्स जो हम रखते हैं, कितना दिन तक रखेंगे फिर चेंज करेंगे, कितना दिन के बाद इसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ द क्वेश्चन। मैंने बता दिया, इसमें वो सारी चीज़ नहीं दिया था, बट आई टोल्ड यू व्हाट इज़ द सोल्यूशन। आप इसको याद रखो, सिडेक्स करके आता है, जो कि जिसका नाम है ग्लूटरल एल्डिहाइड। वो ये कंटेन रखता है, ये ग्लूटरल एल्डिहाइड जो है, जो उसमें है, जो कि हाईली डिसइंफेक्टेंट है। तो ये सोल्यूशन को हमने को कितना दिन तक रखना चाहिए, उस सोल्यूशन में अपना जो इंस्ट्रूमेंट है मीन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, कितने दिन तक रहना चाहिए, उसके बाद फिर से उसको चेंज करना चाहिए। 7 डेज, 28 डेज, 14 डेज एंड 21 डेज। तो कौन सा करेक्ट है, ये जितने भी लोगों को स्पेशली ओटी में जो काम कर रहे हैं पता होना चाहिए कि इन हाउ मेनी डेज वी कैन चेंज द सोल्यूशन, द डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन। द सोल्यूशन नेम आई टोल्ड यू, दैट इज सिडेक्स नाम से आता है, बट वो क्या कंटेन करता है, ग्लूटरल एल्डिहाइड ये कंटेन करते हैं, जो कि हाईली डिसइंफेक्टेंट है। 7 डेज, 28 डेज, 14 डेज एंड 21 डेज। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, 14 डेज। 14 दिन में इसको चेंज किया जाता है, उसके बाद उसका थोड़ा सा क्या है, असर कम हो जाते हैं। ओके, आप जान लो इसको। जब भी हम मान लो यूज़ कर रहे हैं, तो डिसइंफेक्टेंट करने के लिए मटेरियल को, इंस्ट्रूमेंट को 15 to 20 मिनट्स भी काफ़ी है। बट अगर उसको आप अच्छे से मीन्स और कुछ सर्जरी के लिए आप यूज़ करने जा रहे हो, तो यू हैव टू कीप इट एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स मिनिमम रखना पड़ता है उसको, 6 to 8 आवर्स, और कंटिन्यूसली उसको 14 डेज तक सोल्यूशन में रखना रहता है, ताकि वो हाईली डिसइंफेक्टेड होके रहे और पेशेंट के लिए आप
यूज़ कर सके, उसके बाद उसको चेंज करना रहता है। और उसमें जो कंटेंट है वो है ग्लूटरल एल्डिहाइड, जो कि हाईली डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग इज द पिक्चर ऑफ स्टेरलाइज sponge used in emergency. It has a blue color thread. What is the purpose of the blue color thread? ये तो दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर है। ठीक है, ठीक है, मैं ब्लू कर देती हूँ, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है, ऐसे ब्लू कलर है। ओके, following is the picture of sterilized sponge used in emergency. It has blue color thread. What is the purpose of the blue color thread? ऐसे blue color thread में ये रहता है sterilized sponge, इमरजेंसी के लिए जो यूज होता है। देखो, blue line is radiopaque. Blue color is easily visible when soiled in blood. No specific purpose. Design of gauze piece. क्यों होता है? देखो, इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? पहला है हाईली ठीक है, ये क्या है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है फ्लूइड के साथ। ओके, ताकि क्या है कि किसी को हम वुंड में लगाए या कहीं भी लगाए तो वो स्टिक हो जाता है, स्टिक हो जाता है। ठीक है, स्टिक हो जाता है वुंड के साथ। मीन्स अगर अब्जॉर्ब अगर अच्छे से हुआ है तो उसको कहीं भी लगाओ, वुंड में लगाओ तो वो अच्छे से स्टिक हो जाता है, ताकि उसको फिर बैंडेजिंग करने में इजी भी होता है। सेकेंड थिंग से एंड व्हाट, और क्या हो सकता है ये जिसकी वजह से इसमें थ्रेड है? जब हम क्या है, ये है पहला आंसर जो है ना, रेडियोपाक। जब हम सर्जरी करते हैं, है ना, कभी कभी गॉज छूट जाता है वहीं पे, ये क्या होता है, इजीली विजिबल हो जाता है। कहाँ? एक्सरे में। अगर आप एक्सरे कर लेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि गॉज पीस कहाँ है। सो इसका जो रेडियोपाक मीन्स उसका जो ब्लू लाइन है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली फॉर एवरीवेयर। दिस इज़ द गॉज। ये जो स्पंज है ये क्या होता है, इमरजेंसी में यूज़ होता है। मैंने बताया ये हाईली एब्जॉर्बेंट हो जाता है। कोई भी सोल्यूशन में आप डालोगे और तुरंत उसको, कोई भी वुंड में कहीं भी लगा है उसमें अगर आप डाल रहे हो तो तुरंत वहाँ पे स्टिक हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ इसका एक बहुत अच्छी मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट भी है इसका। और सेकंड जो है वो क्या है, इजीली विजिबल हो जाता है। ये ब्लू लाइन की वजह से क्या होगा कि अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी अगर गलती से गॉज अंदर छूट गया, स्पंज छूट गया, तो वो क्या है, एक्सरे में दिख जाएगा, ताकि आपको समझ आए कि इस जगह में गॉज है और हम उसको निकाल सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वन, इज द ब्लू लाइन इज रेडियोपाक। रेडियंट मीन्स जो लाइट जलते हैं ना, हम रास्ते में चलते हैं तो वही टाइप का है ये। मीन्स ये दिख जाता है, उसका रेडिएशन की वजह से ये क्या क्लीन एंड क्लियर दिख जाता है। और ये बहुत अच्छा ऑब्जॉर्बेंट भी है। ब्लू कलर इज इजीली विजिबल व्हेन सॉइल्ड इन ब्लड, नॉट दैट सॉइल इन ब्लड में नहीं, नॉर्मली अगर हम उसको रेडियोपाक की वजह से उसका क्या है वो क्लियरली दिख जाता है। ये सब नहीं है, डिजाइन ऑफ गॉड नॉट लाइक दैट। सो फर्स्ट आंसर इज द व्हाट, ब्लू लाइन इज रेडियोपाक। ओके, एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल सलाइन। ठीक है, नॉर्मल सलाइन में क्या है, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटासियम नहीं है, नॉन ऑफ फॉलोअर्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो ये बहुत हम NaCl शुरू से यूज़ करते आए हैं, नॉर्मल सलाइन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सो ये जो है सलाइन जो है उसमें क्या नहीं है, सोडियम है, सोडियम इज प्रेजेंट, क्लोराइड भी है, और इसमें क्या नहीं है, पोटासियम इज नॉट देयर। सो पोटासियम इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, पेशेंट इज एलर्जिक टू बी लैक्टामेज एंड विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग इज सेफ टू एडमिनिस्टर। यस,
पहले तो आप ये देखो बी लैक्टमेज है क्या, बी लैक्टमेज है क्या, एंटीबायोटिक्स है ना, दिस इज एंटीबायोटिक्स, दिस इज टू टाइप्स मीन्स टू कंपोनेंट्स, टू रिलेटेड टाइप्स से, ठीक है। पहला है जो फर्स्ट टू टाइप्स है, तो पहला क्या है एंटीबायोटिक्स, और सेकेंड जो है इनहिबिटर्स, ठीक है। टू टाइप्स है, बी लैक्टमेज मीन्स दिस इज टू टाइप्स, two related types, one is antibiotics and another one is inhibitors. So antibiotics जो है वो है आपका these all amoxicillin, penicillin, ये सब जो है ना, और inhibitors जो है वो क्या है, वो जो है वो है आपका क्लैबुलोनेट, ठीक है। तो देखो इसको समझो थोड़ा अच्छे से, बी लैक्टमेज जो है वो टू टाइप्स हो जाता है, एंटीबायोटिक्स है और इनहिबिटर्स है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में वो पेनिसिलिन हो गया, अमोक्सिसिलिन हो गया, सेफाजोलाइन, ये सारी चीज़ जो है ना एंटीबायोटिक्स है। और इनहिबिटर्स में क्या होता है, क्लैबुलोनेट आ जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब हाई अपने को इन्फेक्शन है, फीवर है, बहुत हाई है, हाई फीवर है, कम नहीं हो रहा है, तब एक ड्रग्स है जिसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो है अगमेंटिन, अगमेंटिन, ठीक है। मीन्स व्हाट 650 mg का रहता है, उसमें क्या होता है कि आपका एमोक्सिसिलिन प्लस क्लैबुलोनेट मिक्स रहता है। मीन्स एंटीबायोटिक्स प्लस इनहिबिटर मिक्स रहता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। मेरी बात को समझो, ठीक है। बी लैक्टमेज दिस इज टू टाइप्स, एंटीबायोटिक्स एंड इनहिबिटर्स, ठीक है। इसको समझे, मैं इसको रब कर रही हूं। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन ये सब आ जाते हैं, सेफाजोलिन। अब क्या है कि इन दोनों जब मिल जाते हैं, आपका एंटीबायोटिक्स प्लस इनहिबिटर्स मिल जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, ठीक है, अमोक्सिसिलिन अमोक्सी, जैसे एंटीबायोटिक हो गया क्या, अमोक्सिसिलिन और इनहिबिटर में क्या है, क्लैबुलोनेट, ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। ये इनहिबिटर और है ये एंटीबायोटिक्स, तो क्या हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये। जो ड्रग्स आते हैं उसका नाम है अगमेंटिन, ठीक है। ये आता है 650 mg का, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो हम पेशेंट को देते हैं। पेशेंट, और इसमें थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी रहता है। क्या साइड इफ़ेक्ट है, वो है वॉमिटिंग, लूज मोशन। मुझे कभी भी अमोक्सिसिलिन, क्लैबुलोनेट कभी सूट नहीं किया है, अगमेंटिन कभी सूट नहीं किया, हमेशा मुझे क्या है लूज मोशन,
ये सारी चीज़ें हो जाती है, थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट भी है, बट इट इज़ हाईली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द हाई फीवर। अगर आपका बहुत ज़्यादा आपका लो है, व्हाट WBC लो है, तब इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर आपका फीवर कम ही नहीं हो रहा है तो इस केस में क्या होता है, ये जो बीटा लैक्टमेज जो है ये 2 प्रकार का है, एक तो एंटीबायोटिक्स होता है और एक क्या है, इनहिबिटर्स होते हैं। ओके, एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या करता है, वॉल के लिए यूज़ होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को वो तोड़ता है, और ये जो आपका इनहिबिटर्स है वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, मीन्स एकदम दोनों मिलकर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और बैक्टीरिया जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है ना, जो उसके खिलाफ बीटा लैक्टमेज करके जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उसके खिलाफ इन लोग लड़ते हैं और उसको कम करते हैं, ताकि आपका इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। आपका जो WBC जो लो हुआ है, इम्यूनिटी सिस्टम को ये बढ़ा देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन देखो, अब ये सब जो पेशेंट को दे रहे हैं, पेशेंट को सूट नहीं कर रहा है, लैक्टमेज जो है वो सूट नहीं कर रहा है। मैंने जैसे बताया, बहुत लोगों को वो इरिटेशन, एलर्जी करता है, जैसे मैंने लिया है बट कभी भी मुझे सूट नहीं किया, हमेशा लूज मोशन कर देता था। तो आपको इसके बदले क्या देना चाहिए, ऑफ कोर्स वांकोमाइसिन देना चाहिए। ठीक है, दे आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये सब क्या है, वैंकोमाइसिन इज व्हाट, इसको अपने को पेशेंट को देना चाहिए, बिकॉज अगर उसमें से अगर एलर्जी हो रहा है पेशेंट को तो अपने को क्या देना चाहिए, वैंकोमाइसिन। पावरफुल ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, एंटीबायोटिक से, ये भी बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है, सॉरी, पावरफुल ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स है, ये भी एंटीबायोटिक्स है, जो कि स्पेशली किसके लिए यूज होता है, MRSA, सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, MRSA बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हाईली बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस के लिए, MRSA के लिए यूज होता है ये जो वैंकोमाइसिन है। और अगर हम बी लैक्टमेज नहीं दे रहे, मतलब पेशेंट को एलर्जी हो रहा है, तो आप उस केस में आप क्या दे सकते हैं, वैंकोमाइसिन पेशेंट को दे सकते हैं। और ये जो है ये भी पावरफुल ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स है, जो कि बैक्टीरिया मीन्स इन्फेक्शन के लिए ही काम करता है, सीरियस इन्फेक्शंस फ्रॉम बैक्टीरिया, ये सब में ये काम करता है। तो पेशेंट को आप ये दे सकते हैं। तो वो क्या है, इन लोगों का काम भी जो है वो ये कर सकता है वैंकोमाइसिन। और ये सब जो है हाईली ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है ये तीनों। ठीक है, एंटीबायोटिक्स है, बट ये जो है नैरो स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, सो उस केस में आप क्या है, वैंकोमाइसिन पेशेंट को दे सकते हैं। आपको मैंने बताया बी लैक्टमेज होते क्या है, दैट इज 2 टाइप्स, मीन स्पेशली एंटीबायोटिक्स एंड इनहिबिटर्स, दोनों मिल के क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो सिर्फ एंटीबायोटिक्स में ये पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन है, जिसमें क्लेबुलोनेट अगर हो जाता है वो है एंटी इनहिबिटर्स, जो कि
अगमेंटिन करके एक ड्रग्स आता है 650 mg का, वो देते हैं। दोनों मिला के वो स्ट्रॉन्ग होता है ताकि दोनों जो लैक्टोमेज जो एंजाइम क्रिएट करता है बैक्टीरिया, उसको उन लोग डिस्ट्रॉय करते हैं दोनों मिलके। ठीक है, दिस इज लैक्टामेज। और अगर पेशेंट को लैक्टामेज से प्रॉब्लम है तो आप उसको क्या दे सकते हैं, वैंकोमाइसिन दे सकते हैं। दिस इज अ नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स बट पावरफुल ग्लाइकोपेप्टाइड ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स है। और स्पेशली ये काम करता है किसके लिए, MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस वायरस के लिए ये काम करता है, इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, सो दिस इज द, अगर पेशेंट को बी लैक्टोमेज से प्रॉब्लम है तो दूसरा जो है वो क्या दे सकते हैं, वो है वैंकोमाइसिन। नेक्स्ट है आपका, पेशेंट केम टू ED with uncontrolled diabetes. Urine test showed ketone positive. ABG report showed pH 6.25. Carbon dioxide, partial carbon dioxide is 39. Oxygen is 55. And blood glucose is 600 mg per dl. Which of the following condition is present? देखो क्वेश्चन को समझो इसमें। सो इसमें क्या है, पेशेंट केम टू ED इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। डायबिटीज बहुत हाई है ना, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, डायबिटीज है। यूरिन शोज क्या है, यूरिन टेस्ट क्या हुआ, कीटोन पॉजिटिव। ठीक है, मीन्स इसमें कीटोन पॉजिटिव जब हो जाता है तब क्या है, एसिड का लेवल बढ़ जाता है, एसिड इंक्रीज, सबसे पहला ये है। ABG रिपोर्ट शोज, आर्टेरियल ब्लड गैस रिपोर्ट क्या शो कर रहा है, pH जो है आपका 6.25 है। ठीक है, पहले तो इसको देखो। फिर आपका है पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है 39 और O2 55 एंड ग्लूकोज कितना है 600 mg पर DL। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, pH जो है वो है एसिडिक है, अल्कलाइन मतलब 7.52, ठीक है। pH जो है 6.25 है, मीन्स डिक्रीज है। नॉर्मल pH कितना होना चाहिए, 7.35 टू 7.45। ठीक है, ये जो है कम है, मीन्स दिस इज एसिड, एसिडिक है। फिर आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का 35 टू 45, इसका जो 35 टू 45 ये है उसका कार्बन डाइऑक्साइड का रेट mg पर Hg। ठीक है, 35 टू 45 में है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट इंक्रीज। अच्छे से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, देखो क्वेश्चन को तो आप समझ रहे हो। अब इसमें देखो pH जो है वो है 6.5, नॉर्मल जो है 7.35 टू 7.45, ये होता है आपका नॉर्मल। एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो है 39, नॉर्मल कितना है, नॉर्मल जो है वो है आपका नॉर्मल कितना है, नॉर्मल जो है आपका 35 टू 45 mg पर DL। ठीक है, मीन्स इसमें ये नॉर्मल है,
कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा नहीं है या घटा नहीं है, ये नॉर्मल है। फिर आता है आपका ऑक्सीजन लेवल, वो है आपका 55 ऑक्सीजन लेवल है। तो ये कितना रहता है 75 to 100 mm/Hg, मीन्स ऑक्सीजन क्या है, लो है। ठीक है, और क्या हुआ है इसमें, ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, इंक्रीज, दैट इज 600 mg/dl। ये सारी चीज यहाँ पे हुआ है। सो देखो, सबसे पहले तो जानो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक, मीन्स रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, ये दोनों में आप कंफ्यूजन होंगे। इसमें क्या है, अगर एबीजी टेस्ट हुआ है, आर्टेरियल ब्लड गैस का रिपोर्ट आया है, तो इसमें होगा क्या, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। इसमें अल्कलोसिस वाली बात ही नहीं है, अल्कोसिस को आप काट दो, दोनों का ही काट दो, रेस्पिरेटरी का काट दो एंड मेटाबॉलिक का काट दो। दोनों में क्या होता है, या एसिड, इसमें क्या है, एसिडोसिस है, एसिड बढ़ा हुआ है, एसिड इंक्रीज। ठीक है, सबसे पहला तो दोनों कट गया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कट गया। अब बचा है रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब इसमें देखो कि इसमें मेटाबॉलिक होगा कि रेस्पिरेटरी होगा, इस चीज को अच्छे से समझो। रेस्पिरेटरी में क्या होता है, यस ये सब मैंने लिखा कि जो पीएच है वो है एसिडिक है, 6.25 है, 7.35 to 7.45 जो है वो है नॉर्मल। पी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है 39 विच इज नॉर्मल, द नॉर्मल इज 35 to 45, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। ऑक्सीजन जो है 55 mg/dl है, जो कि लेस है, कम है, 75 to 100 mg होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द नॉर्मल वैल्यू, ये आप समझो। उसके बाद इसको मैं नहीं हटाऊंगी, ठीक, इसको बल्कि अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आप समझे रहो। आई विल राइट विद इन, इसमें ही लिखूंगी। ठीक है, सो व्हाट हैपन हियर, तो अल्कालोसिस का तो नाम इसमें कट गया है, बिकॉज अल्कालोसिस है ही नहीं, इसमें एसिड हो चुका है, और इसमें ग्लूकोज लेवल जो है बहुत हाई है, $600 mg/dl है। अनकंट्रोलेबल मीन्स वो कंट्रोल, डायबिटिक अनकंट्रोलेबल कंडीशन में पेशेंट आया है। सो उसमें इसको क्या प्रॉब्लम होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब देखो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, lungs can't able to remove, lungs can't able to remove enough कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, मीन्स जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसे हम जो आ रहा है आपका ब्रीदिंग जो हम कर रहे हैं वो अच्छे से हम छोड़ नहीं पाते, इनहल और एक्सल जो है एक्सिल हम कर नहीं पाते, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना अच्छे से बाहर नहीं आ पा रहा है, ये प्रॉब्लम है इसका, लंग्स का, अगर लंग्स एसिडोसिस होता है तो। बट ये हो गया लंग्स में, अब रेस्पिरेटरी में हो गया। अब मेटाबॉलिक में क्या होगा, मेटाबॉलिक में ये होगा कि बॉडी प्रोड्यूस करता है, इसमें क्या है लंग्स, इसमें क्या है फुल बॉडी में क्या है एसिडोसिस हो जाता है, बॉडी फुल बॉडी में क्या है एसिड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक में क्या होता है पूरा बॉडी में एसिड इंक्रीज हो जाता है
और किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पाता है। किसको? एसिड को, जिसमें कि लैक ऑफ बाइकार्बोनेट हो जाता है। इसमें क्या होता है? लैक ऑफ बाइकार्बोनेट। क्योंकि किडनी जो है एक्सक्रीट नहीं कर पाता, इतना ज़्यादा एसिड हो जाता है, जिसके वजह से बाइकार्बोनेट का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। और रेस्पिरेटरी में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। लंग्स का यही प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाता है। सो अस्थमा जैसे प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है? लंग्स कांट एबल टू रिमूव इनफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होगा? कम हो जाता है लंग्स एसिडोसिस में। बट मेटाबॉलिक में क्या हो जाता है? इसमें बिकॉज ऑफ टू मच एसिडोसिस किडनी कांट एबल टू एक्सक्रीट, दैट्स वाई व्हाट हैपन, द बाइकार्बोनेट लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आप समझो, बाइकार्बोनेट लेवल कम हो जाता है। यहाँ पे जो है खेला जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड बायोकार्बोनेट, इन दोनों के बीच में है। सो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा तो कम नहीं हुआ है। ठीक है, CO2 का मात्रा कितना है? 39 है। नॉर्मल कितना है? 35 to 45 mg है। आप क्वेश्चन को समझो, इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो कम नहीं हुआ है, वो नॉर्मल है। बाकी सब में क्या है? डिस्टर्ब हुआ है। इसमें दिखा रहा है कि ABG 6.25 है, ऑक्सीजन 55 है, ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है। तो ये सारी ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ता है तो वो क्या होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, किडनी एंड डायबिटिक केस में स्पेशली ये होता है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझाया कि किडनी एंड डायबिटिक केस में ये प्रॉब्लम होता है। क्या? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ फुल बॉडी, आपका फुल बॉडी में क्या है? एसिडिफाइंग हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉर्मल हियर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉर्मल है, वो ब्रीदिंग चल रहा है, ब्रीदिंग इज गोइंग प्रॉपरली, बट एसिड इज टू मच इनसाइड द बॉडी। सो किडनी एंड आपका किडनी एंड व्हेन डायबिटिक प्रॉब्लम आ जाता है तभी क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, वो चांसेस रहता है। और उसमें क्या है? अनकंट्रोलेबल डायबिटिक है। और यूरिन में क्या है? कीटोन पाया गया है, कीटोन। ठीक है, वो पॉजिटिव है। ये भी एक एसिड ही है, कीटोन जो है एक एसिड है। जब हमारा फैट जल जाता है तो वो कीटोन में फॉर्म हो जाता है, तो ये ज़्यादा पाया गया है। और बिकॉज कीटो एसिडोसिस बोलते हैं ना हम, कीटो डायबिटिक्स, कीटो एसिडोसिस, तो वो फॉर्म यहाँ पे हो चुका है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कार्ब एंड because the patient is in high glucose level and the CO2 is normal, but oxygen and pH is acidic and oxygen has been less. Oxygen produce नहीं कर पाता है because of the glucose level increases, और ऑक्सीजन जो लेवल, ऑक्सीजन का जो प्रोड्यूस है वो कम हो चुका है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है ना वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखो, मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी में सिर्फ और सिर्फ यही फर्क है कि बाइकार्ब, इसमें जो है बाइकार्बोनेट जो कम हो जाता है, और वहाँ पे क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम हुआ तो वो क्या होता कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता। बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉर्मल, बट हियर व्हाट हैपन, एवरीथिंग हैज बीन, इसमें ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ चुका है और pH कम हो चुका है और O2 कम है, जिसकी वजह से O2 कम तब होता है जबकि ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है पूरी बॉडी में। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सिम्टम्स में नॉसिया, वॉमिटिंग, रैपिड हार्ट रेट, ये सब हो जाता है। और उसमें क्या होगा कि अगर रेस्पिरेटरी होता है तो हेडेक, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़, फैटिक, ये सब, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारी चीज़ें हो जाता है। तो इसमें दो चीज़ में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वो है कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? बढ़ जाएगा, बिकॉज इनहेल तो हो रहा है, एक्सेल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आता है तो थोड़ा सा समझो, दिमाग लगाओ कि क्या होगा, कितना यहाँ पे कितना कन्फ्यूजन है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस
अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम होता 39 मीन्स 35 से कम होता तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता. बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉर्मल, अनदर O2 इज लेस एंड ग्लूकोज लेवल इज हाई. सो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज लेवल इज हाई, सो दैट इज नॉट रिलेटेड टू लंग्स, है ना, रेस्पिरेटरी फंक्शन को नहीं, पूरा बॉडी को वो क्या होता है, डिसफंक्शन कर रहा है. सो ये ग्लूकोज लेवल एंड O2 एंड pH तो ओके, बट ये दोनों को आप कंपेयर करोगे तभी आप समझ पाओगे दैट इज द inside the body the acidic has been too much in acid has been increased throughout the body, not in lungs. So आप इसमें समझ पाओगे. देखो इस क्वेश्चन को 2-3 टाइप का भी पूछ सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर ये CO2 अगर कम होता तो ये लंग्स का प्रॉब्लम होता, अगर ऑक्सीजन नॉर्मल होता. बट यहाँ पे ऑक्सीजन इज लेस बिकॉज ऑफ glucose level is high, oxygen production is less, can't able to produce oxygen properly. ठीक है, और ग्लूकोज है, ग्लूकोज लेवल हाई है, सो ऑफ कोर्स ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही होगा. क्वेश्चन को अच्छे से समझो और दिमाग में रखो. अब देखो, विच ऑफ फॉलोइंग ग्लव्स इज ऑफ लार्जर साइज. कौन सा ग्लव है जो सबसे बड़ा, हम नॉर्मली जब देखते हैं थम, जो थम हो गया, थम एंड पाम, ये दोनों को मेजर करके ग्लव्स बनाया जाता है, थम और पाम को, क्योंकि सुचरिंग करने के लिए स्पेशली थम ही यूज होता है. तो इन दोनों को मेजर करके क्या है, ग्लव्स बनाया जाता है. तो सबसे हाईली, जैसे नॉर्मल फीमेल है वो 5.5 तक वो उसका मेजर होता है. फीमेल फिजिशियन अगर है तो उसका कितना होगा, 5.5 तक होगा. बहुत बड़ा भी हो जाता है कभी कभी, 5.5 टू 9.0 तक भी हो जाता है, 5.5 टू 9.0 तक भी होता है अकॉर्डिंग टू लोगों की साइज. देश विदेश देश जैसे कि आपका अलग अलग हो जाता है, जहाँ पे लंबे लंबे लोग रहते हैं उनका हाथ पैर लंबा रहता है. हमारे इंडिया से बाहर अब्रॉड में ज़्यादातर लोगों की हाइट लंबे रहते हैं. सो ऐसे जो हाइटेड रहते हैं उन लोग के लिए क्या है कि 5.5 टू 9.0 तक होता है. बट नॉर्मली क्या है, फीमेल के लिए 5.0 टू 5.5 ये है नॉर्मल रेंज है, और मेल के लिए क्या है 6.5 टू 7 जो है 7.0 ये है नॉर्मल अपना जो ग्लव्स का साइज है. सबसे लार्जेस्ट अगर बोला जाए तो 7.0 इज द करेक्ट आंसर. तो इसको आप समझो, फीमेल के लिए 5.0 टू 5.5 यूज होता है. दिस इज द नॉर्मल साइज ऑफ ग्लव विच इज द ग्लव्स लार्जर साइज, दैट इज 7.0 इज द लार्जर साइज. थम और पाम को अपना मेजर करके बनाया जाता है ग्लोव्स, एंड yes 7.0, 5.5 to 7.0, okay, according to the size of your hand. Okay, so thank you so much everyone. आज हमने फिर से डिस्कशन किया यहाँ पे सीरीज़ नंबर 6, एंड मैं आशा करती हूँ कि ये जो सीरीज़ अभी चल रही है MCQs का, आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट हो रहा होगा. एंड फ्री में मैं ये सारी MCQs आपको करके देने की प्रॉमिस किया है, तो मैं कर रही हूँ. एवरीडे माय वीडियो इज़ अपलोडिंग 7 AM. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर दिन MCQ सेक्शन मिले, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सके. ये नर्स, नॉर्सेट, RRB और भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है सबके लिए ये बेनिफिशियल है. और अभी जो RRB के लिए कर रहे हैं और नॉर्सेट के लिए कर रहे हैं, आप लोग भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इम्पोर्टेंस MCQs मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ. हर एक सब्जेक्ट को मैं कवर कर रही हूँ. सो स्टे ट्यून विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन. आप बेल आइकन को हमेशा क्लिक करके रखिए. एवरी डे यू विल गेट द नोटिफिकेशन वीडियो फ्रॉम माई चैनल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी.